हेलो लर्नर्स, मैं सुनील चौधरी स्वागत करता हूं आप सबका सुनील क्रॉनिकल्स में। पिछली क्लास में हमने हायर एजुकेशन नाम की एक यूनिट को स्टार्ट किया, जिसमें हमने कुछ बेसिक्स इंस्टीट्यूशंस के बारे में जाना कि कौन कौन की किस किस टाइप के इंस्टीट्यूशंस जैसे आपने जाना पढ़ा पिछली क्लास में, जिसमें क्या क्या थे। जिसमें अग्रहार था, जिसमें क्या था, जिसमें गुरुकुल था। और ये एक बार उसका हम तेजी से एक नज़र लगा लेते हैं, देख लेते हैं। गुरुकुल है, परिषद है, गोष्ठी सम्मेलन है, आश्रम है, विद्यापीठ, घटिकाएं, अग्रहार, मठ, ब्रह्मपुरी, बिहार। अब हम पढ़ेंगे मेन टाइप ऑफ टीचर्स। टीचर्स भैया किस किस प्रकार के होते थे, शिक्षक किस 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 कौन से शिक्षक को क्या बोला जाता था। कि जैसे आज बोला जाता है प्राइमरी टीचर्स को टीचर बोलते हैं, डिग्री कॉलेज में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर प्रोफेसर बोला जाता है। तो इस प्रकार से उस समय क्या बोला जाता था। तो बात करें उस समय आचार्य, आपने काफ़ी नाम सुना होगा कि ये आचार्य लोग कौन थे। तो अगर आचार्य की अगर हम बात करें तो ये टीचर्स टू टीच वेदास, ये क्या पढ़ाते थे, वेदा, विदाउट चार्जिंग फीस। भैया ये शुल्क प्राप्त किए बिना, बिना शुल्क के, यानी कि बिना किसी फीस के ये लोग वेद पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते थे, वेद पढ़ाते थे। अगर हम बात करें उपाध्याय की, तो ये उपाध्याय क्या करते थे, ये उपाध्याय भैया अपना पढ़ाने से क्या करते थे, अर्न करते थे, अपनी आजीविका कमाते थे। और वेद या वेदांग के एक भाग को पढ़ाने वाला शिक्षक होता था, यानी कि एक स्पेशल किसी सब्जेक्ट का ये टीचर टाइप में आप कह सकते हैं उपाध्याय होते थे। और जो क्या लेते थे, पैसा लेते थे, जिससे अपने वो परिवार का क्या करते थे, पालन पोषण। भैया उसके लिए क्या कमा रहे हैं, अपने लिए आजीविका कमा रहे हैं, अपने लिए लिवलीहुड, टू अर्न लिवलीहुड। तो ये कौन हो गए, उपाध्याय। आचार्य जो बिना फीस के वेद पढ़ा रहे हैं, और उपाध्याय जो फीस लेकर के और क्या कर रहे हैं, आजीविका कमा रहे हैं और वेद या वेदांग का एक भाग पढ़ाते हैं। फिर आता है चरक, गुरु, सॉरी, अभी अब आएगा चरक, जिसमें हम क्या करेंगे, ये होते हैं भैया स्कॉलर टू विजिट द नेशन फॉर हायर नॉलेज। ये शिक्षार्थी या विद्वान कह सकते हैं जो दूसरे देश के होते हैं, कहाँ के, दूसरे देश के होते हैं। और अपने देश में क्या, हमारे देश में क्या किया उन्होंने, वो लोग जब आए तो वो हमारे यहाँ के जो विद्यार्थी हैं उनको उनको बाहर के कल्चर के बारे में क्या होगा, नॉलेज प्राप्त होगी। वो अवगत होंगे उस चीज़ से कि बाहर किस प्रकार का नॉलेज और किस प्रकार की सोसाइटी है। भाई अगर आपसे कोई भी व्यक्ति बाहर का आता है और बात करता है, आपके साथ रहता है, तो आप उसके कल्चर को जानोगे और ये जानोगे कि उसके यहाँ पर किस प्रकार की समाज है, मौजूद है। तो ये क्या हुआ, ये अपने आप में एक शिक्षा का माध्यम या ज्ञान प्राप्त करने का एक तरीका हुआ, जो विद्यार्थी वहाँ से पढ़ने के लिए आ रहा है हायर एजुकेशन के लिए। क्योंकि वहाँ हायर एजुकेशन के लिए अगर वो यहाँ आ रहे हैं तो कुछ तो वहाँ पर भी पढ़ के आए होंगे। तो उससे क्या होगा, बच्चे सीखेंगे और उनको हम क्या बोलेंगे, चरक बोलेंगे। तो चरक कौन हो गए, विदेशी विद्यार्थी या विद्वान लोग जो यहाँ पर हायर एजुकेशन के लिए आ रहे हैं। वो हमारे यहाँ के विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, लर्नर्स के लिए क्या हुए, टीचर्स का काम करेंगे, उनसे स्टूडेंट सीखेंगे। फिर आता है गुरु, यूज टू लीड गृहस्थ। गुरु क्या है, गुरु का हो गया जी शादी, और उनका है गृहस्थ, उनका है अपना परिवार। अब वो क्या करेंगे, पालन पोषण करने के लिए गृहस्थ जीवन जीते हैं, शिक्षा प्रदान करके और अपने परिवार का क्या करते हैं, वो पालन पोषण करते हैं, यानी कि वो कमाई करते हैं वहाँ से, आई मीन कमाई नहीं, नॉट बिगन से कमाई, पर हम कह सकते हैं कि वो पैसा अर्न करते हैं थोड़ा सा अपने परिवार के लिए, और उनकी क्या होती है, फैमिली होती है। अब आता है युजना सत्य का, युजना सात का। इसमें क्या आता है, ये स्कॉलर्स होते हैं और फेमस फॉर हिज स्पीच। ये बेसिकली ये विद्वान लोग होते हैं। आज के समय में ये कौन है, ऑथर, ऑथर, पोएट, कवि, लेखक और कवि, इस टाइप के कुछ लोग हुआ करते थे, जो विद्वान लोग हुआ करते थे, प्रसिद्ध विद्वान थे। वो अपने प्रवचन देने के लिए क्या है, फेमस होते थे। और वो, तो उनको क्या बोलेंगे, युजनाथ का, युजन सात का। शिखा, शिखा क्या है,
आर्ट, आर्ट की बात करता है। सिखा में क्या है, वो टीचर जो आर्ट पढ़ाता है। किस प्रकार की आर्ट, वो आर्ट डांसिंग की हो सकती है, सिंगिंग की हो सकती है, नृत्य संगीत की हो सकती है, या फिर कौन सी, प्रिंटिंग वाली भी हो सकती है। तो किसी भी प्रकार की अगर कला सिखा रहा है कोई टीचर, तो वो कला सिखाने वाले टीचर को सिखा कहेंगे। दोबारा देखेंगे एक बार से। आचार्य बिना फीस के वेद पढ़ा रहे हैं। उपाध्याय पैसा कमा रहे हैं और वेद या वेदांग का एक हिस्सा पढ़ा रहे हैं। चरक विदेशी लोग हैं, पढ़ने के लिए आए हैं यहाँ पर, हायर एजुकेशन के लिए, लेकिन हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए क्या बनेंगे, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का भी काम करेंगे। उसके बाद गुरु, गुरु क्या कर रहे हैं भैया, गृहस्थ जीवन जी रहे हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं। युजन सातिका, युजन सातिका क्या है, स्कॉलर हैं और केवल क्या करते हैं, स्पीच देने के लिए आते हैं, सेमिनार के लिए आते हैं, सेमिनार लेने के लिए आते हैं, स्पीच देते हैं और चले जाते हैं, इसके लिए फेमस है। सिखा कौन है, जो आर्ट एंड कल्चर पढ़ाते हैं, यानी कला पढ़ाते हैं। अब वो कला कोई भी फॉर्म में हो सकती है। एंशियंट इंडियन यूनिवर्सिटीज़, अब आता है प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय। यानी कि भारत में जब शिक्षा थी प्राचीन समय में, अच्छी शिक्षा मानी जाती है हमारे यहाँ, तो शिक्षा के कुछ केंद्र रहे होंगे, कुछ संस्थाएं ऐसी रही होंगी जिन्होंने इस शिक्षा को देने का काम किया। तो उन शिक्षाओं को पहले, उन संस्थाओं को एक एक करके जानते हैं, वो कौन सी प्रसिद्ध संस्थाएं हैं। तो एक है तक्षशिला। ये तक्षशिला गांधार की राजधानी रही है पहले। क्या रही होगी, ये गांधार की क्या थी, राजधानी थी तक्षशिला। इस तक्षशिला में है एक यूनिवर्सिटी जिसको तक्षशिला यूनिवर्सिटी के ही नाम से क्या है, जाना जाता है। तो इसको देखते हैं। तो ये है पहली, फर्स्ट यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड अक्रॉस द ग्लोब, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 7वीं शताब्दी में नहीं, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, जब ईसा पूर्व शुरू हुआ यहाँ से, जीरो से, किससे, बर्थ ऑफ क्राइस्ट या जन्म, ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से ये कैलेंडर चालू हुआ, जिसके बाद हम कॉमन एरा बोलते हैं। उससे पहले बोलते हैं बिफोर कॉमन एरा, ईसा पूर्व, इसको ईसवी या इसको ईसा पूर्व क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जन्म से पहले का समय है और इस समय में उल्टा चलते हैं। यहाँ 100 वर्ष रही होंगी, फिर उसके बाद 200 वर्ष, फिर उसके बाद 300, और ईसा के जन्म से 700 वर्ष पहले, तो लगभग 700 वर्ष पहले 7वीं शताब्दी की बात हो रही है यहाँ पर। तो उस समय पर क्या है, ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ। ये ग्रीक यानी कि यूनान कल्चर से प्रभावित थी। किससे, यूनान कल्चर से, ग्रीक कल्चर से क्या थी, ये प्रभावित थी। वेनसांग, वेनसांग अपने रिकॉर्ड में तक्षशिला और नालंदा एंड विक्रमशिला यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करते हैं। क्या करते हैं, तक्षशिला, नालंदा और विक्रम यूनिवर्सिटीज़ को वो क्या करते हैं, एक महान सेंटर के तौर पर एक्सप्लेन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ ब्राह्मणिकल एजुकेशन, इसमें ब्राह्मण शिक्षा का क्या है, महत्वपूर्ण केंद्र है। ये क्या पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे, 7वीं शताब्दी में, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 7वीं ईसा पूर्व शताब्दी में बनती है भैया। यूनान से प्रभावित है। वेनसांग अपने तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला के बारे में बताते हैं, तो वहाँ से हमें इसका क्या मिलता है, एविडेंस मिलता है, साक्ष्य मिलता है कि तक्षशिला नाम की यूनिवर्सिटी थी। उसके बाद इम्पोर्टेंट सेंटर है किसका, ब्राह्मण शिक्षा का। अब इसमें किसकी बात आती है, एडमिशन की। तो एडमिशन की अगर बात आती है तो इसमें मिनिमम 16 साल एज हमको चाहिए। यानी कोई भी व्यक्ति जो इस तक्षशिला यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है, उसको क्या करना होगा, 16 साल की जो आयु है उसको पहले कंप्लीट करना होगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें सबसे अच्छा जो सिस्टम मुझे लगा वो ये लगा कि इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं था। अगर बात करें जापान की, जापान की, इसमें आज भी एग्ज़ाम सिस्टम नहीं है। कहाँ तक, 10th लेवल तक। और हमारे यहाँ क्या ले रहे हैं, हमारे यहाँ नर्सरी को तो छोड़ो, आजकल के तो पीजी, सॉरी ये आपके क्या बोलते हैं उसको, हाँ नर्सरी बोलेंगे। और उसके बाद अगर चाहें तो आप उसको ले लीजिए, प्ले ग्रुप बोलते हैं या क्या बोलते हैं आजकल, वो और चल गया है, जिसमें बच्चों को खिलाते हैं स्कूल में ले जा करके। तो हर जगह एग्ज़ाम हो रहे हैं हमारे यहाँ, तो नर्सरी से बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है। तो लेकिन जापान में आज भी 10th तक एग्ज़ाम नहीं है। और उस समय हायर एजुकेशन में भी एग्ज़ाम नहीं था। उस समय के हायर एजुकेशन में कोई एग्ज़ाम नहीं था। जिसकी जैसी कैपेसिटी उतना आप सीख लो और अपने लाइफ में क्या कर लो, उसको इस्तेमाल कर लो।
काफ़ी अच्छी चीज़ है। आज तो प्रेशर ही रहता है एग्जाम का, तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग वही पढ़ते हैं कि PYQs देखते हैं और देखते हैं कि क्या क्या आया पिछली सालों में, और वो पढ़ लीजिए और पास हो जाएंगे। अब हम बात करें पाणिनि, जो एक व्याकरणविद हैं, इसके कुछ फेमस वो हैं, क्या बोलते हैं उसको, प्रोफेसर या अध्यापक की अगर हम बात करें तो पहले हैं पाणिनि, जो क्या है, व्याकरणविद हैं, जो व्याकरण के क्या हैं, प्रोफेसर हैं, वो ग्रामर पढ़ाते हैं, लैंग्वेज पढ़ाते हैं यानी कि, ठीक है। फिर है कौटिल्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री रहे या प्रधानमंत्री, आप उनको कह सकते हो, जो चाणक्य नाम से भी फेमस है कौटिल्य। चरक एक फिजिशियन है, जो एक दरबारी राजा के राज वैद्य भी थे। यूनेस्को हेरिटेज साइट इसको घोषित किया गया किसमें, 1980 में, विश्व धरोहर स्थल इसको 1980 में घोषित किया गया। उसके बाद ये तक्षशिला के बारे में भाई जितने भी फैक्ट्स हैं उन सबको याद रखना, ये कहीं भी किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं, बेसिक फैक्ट हैं, जरूरी है इनको जानना। अब यूनिवर्सिटी आती है जी दूसरी, नालंदा। कौन सी, नालंदा। नालंदा कहाँ पे है, नालंदा है बिहार के राजगृह नाम के जगह पर है नालंदा। कहाँ है, राजगृह बिहार में। ये क्या है राजगृह बिहार, सरिपुत्ता नाम के एक बौद्ध शिष्य हुए, बुद्ध के एक शिष्य थे सरिपुत्ता, जो महायान शाखा से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, बुद्ध की महायान शाखा से बिलोंग करते हैं सरिपुत्ता। और इस सरिपुत्ता का क्या है, जन्म स्थान है ये राजगृह बिहार में। ह्वेनसांग 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आए, ये पिछली बार भी हमने पढ़ा, और इन्होंने क्या है, नालंदा को भी एक्सप्लेन किया है कि नालंदा नाम की यूनिवर्सिटी भी राजगृह बिहार में है, अपने समय में थी, यानी कि है नहीं, अब तो खत्म हो चुकी। फेमस फॉर इट्स फैकल्टी ऑफ लॉजिक, अपनी तर्क क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर क्या है, तार्किक यानी लॉजिकल थिंकिंग को क्या है, ज़्यादा महत्व दिया जाता था, और जो टीचिंग्स हैं उसमें क्या है, स्पेशली जोर डाला जाता था कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो लर्नर्स हैं, जो सीखने आए हैं, वो क्या है, एक तार्किक तरीके से सोचना सीख सकें। तो लॉजिक्स के लिए ये फेमस है। मिनिमम एज इसमें 20 साल है, मिनिमम एज क्या है, 20 साल एडमिशन के लिए। तक्षशिला में क्या थी, 16 साल, और इसमें क्या है, 20 साल। इसमें एक है द्वारपांडी या द्वार पंडित भी जिसको बोलते हैं, कहीं कहीं लिखा आपको मिल जाएगा द्वारपांडी या द्वार पंडित। ये क्या है, ये एक टीचर है, इंचार्ज होते हैं एडमिशन इन दी यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में एडमिशन किसका होगा या किसका नहीं होगा, ये कौन तय करेंगे, ये जी द्वारपांडी करेंगे। किसके बेस पे, आपकी नॉलेज के बेस पे करेंगे, ठीक है। आगे इसमें एक बड़ी लाइब्रेरी है नालंदा में, आपने काफ़ी सुना होगा कि बख्तियार खिलजी ने जब आग लगाई तो बड़े लंबे समय तक इसमें क्या है, आग जलती रही। क्यों जलती रही, क्योंकि भैया 9 मंजिला इसमें एक बहुत बड़ी क्या है, लाइब्रेरी है। क्या है, एक लाइब्रेरी है बहुत बड़ी, जो 9 मंजिला है। उसके बाद इस लाइब्रेरी में 3 डिपार्टमेंट हैं। कितने हैं, इस लाइब्रेरी में 3 डिपार्टमेंट हैं, जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं रत्न सागर। क्या कहते हैं, रत्न सागर जिसको कहा जाता है, 3 डिपार्टमेंट्स को, ठीक है। बख्तियार खिलजी डेस्ट्रॉय, बख्तियार खिलजी ने इसको ध्वस्त किया, इसमें आग लगाई, तोड़ा इसको, जो भी किया। देखो क्यों किया, ये एक अपने आप में बड़ी डिबेट है, एक बड़ा मुद्दा है, उसको कभी फिर शांति से बैठ करके हम लोग बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए आपको इतना जानना जरूरी है कि ये क्या है, इसने तोड़ी है, बस ये सत्य है कि इसने तोड़ी है, लेकिन क्यों तोड़ी, उसके पीछे के कारण क्या है, राजनीतिक कारण क्या है, मनोवैज्ञानिक कारण क्या है, उनको फिर कभी क्लास में हम लोग देखेंगे, अभी इसकी यहाँ पर ज़रूरत आपको नहीं है। तो तक्षशिला हुई, नालंदा हुई, अब है पल्लवी। पल्लवी क्या है, पल्लवी में भी ह्वेनसांग एंड इत्सिंग दोनों का नाम आता है। ह्वेनसांग एंड इत्सिंग दोनों ने डिस्क्राइब किया है इसको प्राइड ऑफ वेस्टर्न इंडिया, या पश्चिम का जो है गौरव के रूप में, पश्चिमी भारत के गौरव के रूप में पल्लवी को क्या किया है, वर्णित किया है अपने किसमें, लेखों में, अपनी पुस्तकों में। नॉट जस्ट अ सेंटर फॉर रिलीजियस, ये केवल और केवल धार्मिक शिक्षाएं हैं उनको ही नहीं देता है, यानी कि ये जो यूनिवर्सिटी है पल्लवी, वो केवल धार्मिक शिक्षाओं तक सीमित नहीं है। तो फिर
और क्या पढ़ाती है ये भैया? सेक्युलर सब्जेक्ट्स भी पढ़ाती है, धर्मनिरपेक्ष विषय भी पढ़ाती है जिनका धर्म से कोई लेना देना नहीं होता है, जैसे कि साइंस है, आपकी लैंग्वेज हुई, हिंदी है, आपकी डॉक्टरी की जो लाइन है, आपकी इंजीनियरिंग की जो लाइन है, आर्किटेक्चर है, इन ये सेकुलर हैं। ये क्या है? सेकुलर हैं, इनको धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये भी आप जो पढ़ रहे हो इसको भी ये भाई सेकुलर है। तो धार्मिक क्या है? जो धर्म से जुड़ी हुई पुस्तकें हैं। तो ये ना केवल धार्मिक शिक्षा बल्कि ये क्या है? धर्मनिरपेक्ष विषयों को भी पढ़ाते हैं। और ये हीनयान का केंद्र है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि वल्लभी क्या है? हीनयान सेंटर है, यानी हीनयान की जो विचारधाराएं हैं उनको यहाँ पर क्या है? ज़्यादा पढ़ाया जाता है। ये हुआ जी वल्लभी के बारे में। तो तक्षशिला, नालंदा और वल्लभी हो चुकी हैं। अब आएंगे हम विक्रमशिला पर। किस पर? विक्रमशिला पर। विक्रमशिला को भी और किसको? नालंदा को और विक्रमशिला को, दोनों को किसने? बख्तियार खिलजी ने जलाया, ध्वस्त किया 1203 सेंचुरी यानी शताब्दी में, 1203 में। बैंक ऑफ गंगा रिवर यानी गंगा नदी के क्या है? ये तट पर स्थित है। विक्रमशिला क्या है? गंगा नदी के तट पर स्थित है। और इसके जो फाउंडर हैं यानी संस्थापक हैं, इसकी स्थापना किसने की? धर्मपाल, पाल वंश के धर्मपाल नाम के राजा ने इसकी क्या है? स्थापना की। तिब्बत से बहुत बड़ी संख्या में इसमें विद्वान आते हैं, विद्वान यानी कि पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स आते हैं। इसकी अगर हम बात करें तो इसको 6 कॉलेज का ग्रुप बन गया लास्ट बाद में, ये आगे चल करके। जैसे कि डीयू का अगर आपने नाम सुना हो तो डीयू क्या है? डीयू कई कॉलेजों का ग्रुप है, उसमें करीब 20 से ज़्यादा, एग्जैक्ट मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ उसमें 20 के करीब हैं कुछ ऐसे कॉलेज हैं। श्री राम का आपने सुना होगा, एक बहुत ही फेमस कॉमर्स के लिए है, एक आर्ट के लिए भी है। तो उस तरीके से इसमें क्या है? अलग अलग कई सारे कॉलेज हैं डीयू में, जिसको मिला करके हम क्या बोलते हैं? डीयू या दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो इसी प्रकार क्या है? इसमें 6 कॉलेज बना दिए गए बाद में, यानी कि 6 इसकी ब्रांच या आप विंग कह सकते हो। उसको मिला करके ये क्या बनी? एक विक्रमशिला यूनिवर्सिटी तैयार हुई भैया। सेंट्रल बिल्डिंग वाज कॉल्ड विज्ञान भवन। विज्ञान भवन आज भी आपको बहुत सारी जगह, बहुत सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स का नाम मिल जाएगा। तो गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग्स हैं, गवर्नमेंट के जो नाम हैं किसी भी बिल्डिंग के या हथियारों के, वो कहीं ना कहीं हमारे प्राचीन भारत के जो हमारे जो ज्ञान है या जो हमारे क्या है पुस्तकें हैं, वहाँ से कहीं ना कहीं से वो नाम जो है वो लेके आते हैं या सेलेक्ट करते हैं। तो ये नाम कहाँ से है? विज्ञान भवन विक्रमशिला से है। ये ध्यान रखना भाई, विज्ञान भवन आपको बहुत जगह मिल जाएगा। उसके बाद फिर वही द्वारपंडी या द्वार पंडित यहाँ पर भी हैं। इनका भी काम क्या है? मुख्य द्वार पर नियुक्ति की गई है इनकी। तो उस समय जो द्वारपंडी होते थे या द्वार पंडित होते थे, वो आज के चौकीदारों की तरह नहीं होते थे। उनकी जो स्थिति है, उनकी जो क्वालिफिकेशंस हैं, उनकी जो योग्यता है वो कहीं ज़्यादा है। यानी कि हम कह सकते हैं एक वो प्रोफेसर ही है एक यूनिवर्सिटी का। द्वारपंडी कोई चपरासी या नौकर नहीं है जो ऐसे ही किसी का एडमिशन लिया जा रहा है। तो एडमिशन यानी टेस्ट करने के लिए किसी भी व्यक्ति के इंटेलिजेंस लेवल को या नॉलेज को, तो व्यक्ति को अपने आप में काफ़ी गहन क्या होना चाहिए? नॉलेज होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। तो द्वारपंडी क्या है? ये द्वारपंडी मुख्य द्वार पर रहते हैं और एडमिशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। और इनको क्या है? प्रोफेसर के समान ही इनका क्या है? दर्जा है और इनको नॉलेज है। तो बेसिकली ये प्रोफेसर ही है। तो ये क्या है? विक्रमशिला के बारे में ध्यान रखना भाई। महास्थावर विश्वविद्यालय के सर्वोच्च अधिकारी हैं। महास्थावर बेसिकली आप कह सकते हो कि कुलपति की बात हो रही है यहाँ पे। कुलपति या चांसलर जिसको आप बोलते हो, वो उसको उस समय पे क्या बोलते थे? महास्थावर। क्या बोलते थे? महास्थावर बोलते थे। ये बात ध्यान रखना, ये अपने आप में क्या है? एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कहीं भी पूछा जा सकता है। तो महास्थावर क्या है? आज के कुलपति की तरह विश्वविद्यालय के सर्वोच्च अधिकारी हैं। किसमें भैया? विक्रमशिला में। ये क्या है भैया? ये है कैनोकेशन या समावर्तन। यहाँ पे क्या होता है? डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आज के समय में दीक्षांत समारोह आपने खूब सुना होगा चर्चाओं में कि हर यूनिवर्सिटी अपना क्या कराती है? दीक्षांत समारोह कराती है, जिसको इंग्लिश में कैनोकेशन बोलते हैं। और उस समय इसको क्या बोलते थे? समावर्तन बोला जाता था, जहाँ पे जो डिग्री है उनका
वितरण होता था, एक सर्टिफिकेट मिलता था कि आप यहाँ से पढ़े हो। आगे अगर हम बात करते हैं तो आगे यूनिवर्सिटी है जी उदांतपुरी। क्या है? उदांतपुरी। तो उदांतपुरी की अगर हम बात करें, चलिए उदांतपुरी की बात करें तो इसने तिब्बत के जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको तो कुछ अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, लेकिन ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला जैसी जो ख्याति है, जो उपलब्धि है, जो नाम है, जो फेम है, वो ये लोग कमाने में क्या हो गए, ये लोग विफल हो गए फेम कमाने में। किसमें? फेम कमाने में, ख्याति कमाने में, प्रसिद्धि हासिल करने में उदांतपुरी बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाई। अब आता है जगदला। कौन सी यूनिवर्सिटी? जगदला। जगदला पाल वंश के राजा राम ने बनवाई, और ये कहाँ पे बनवाई? बंगाल में। ये लिखा हुआ बंगाल में, बंगाल में इसको बनवाया। ये क्या है? बुद्धिस्ट एजुकेशन का, बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। क्या है? बौद्ध शिक्षा का केंद्र है क्या? जगदला। तो उस समय पर क्या है, 6th सेंचुरी BCE के बाद में बुद्ध आए, और बुद्ध के बाद में जब बुद्ध का परिनिर्वाण या मृत्यु कह सकते हो आप, तो बुद्ध की मृत्यु के बाद में बुद्ध की जो टीचिंग्स हैं, बुद्ध की जो विचार्स हैं, उनकी टीचिंग्स यानी पढ़ाना शुरू किया गया, उनका विकास हुआ उनके शिष्यों द्वारा, अलग अलग धाराओं के द्वारा। तो उस समय पे यूनिवर्सिटियों में बुद्ध, आपने अभी तक कई बार देख लिया होगा, कई यूनिवर्सिटियों में बुद्ध के केंद्र हैं। ब्राह्मणिकल केंद्र की अगर हम बात करें तो उसमें हमने केवल और केवल किसको पढ़ा था? ब्राह्मणिकल कहाँ पे? तक्षशिला में पढ़ा था। कहाँ पे? तक्षशिला में पढ़ा था। ये रहा, तक्षशिला में हमने ब्राह्मण केवल पढ़ा। उसके बाद में नालंदा में हमने पढ़ा किसके बारे में? इसमें भी बुद्ध के बारे में पढ़ा। और यहाँ पर भी बुद्ध है भैया, ये हीनयान केंद्र की वल्लभी है। और उसके बाद विक्रमशिला में भी क्या है? विक्रमशिला में ये उदांतपुरी और जगदला। तो कई यूनिवर्सिटीज़ में आपको बुद्ध की टीचिंग्स देखने को मिलेंगी, क्योंकि उस समय पर बुद्ध क्या है, समाज में काफ़ी इन्फ्लुएंस था बौद्ध धर्म का। क्या था? काफ़ी इन्फ्लुएंस था, काफ़ी क्या है, पहुंच थी समाज में, समाज के लोग उसको क्या है, पसंद करते थे। डेस्ट्रॉयड इन इन्वेजन, आक्रमण में ये भी नष्ट हो गई। बौद्ध शिक्षा का केंद्र है जगदला, और आक्रमण में क्या हो गई, नष्ट हो जाती है। बुक्स ट्रांसलेटेड इनटू तिब्बतन लैंग्वेज, तिब्बती भाषा में यहाँ पर किताबों को क्या है, ट्रांसलेट करने का, बदलने का काम किया गया। मिथिला की अगर हम बात करें तो इसमें ये भी ब्राह्मणवादी शिक्षा के लिए फेमस है। मिथिला वही है भैया जहाँ पर किसको, जानकी के बारे में आपने खूब पढ़ा होगा, माता सीता के बारे में, राम की कहानी में जो मिथिला आता है वही ये मिथिला है। इसमें क्या है, ब्राह्मणिकल एजुकेशन, ब्राह्मणवादी शिक्षा है। फेमस पोइट हैं यहाँ पर विद्यापति, जो कि हिंदी के क्या हैं, कवि हैं। हिंदी के कवि विद्यापति किससे जुड़े हुए हैं? मिथिला नामक यूनिवर्सिटी जो है, मिथिला यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है विद्यापति के बारे में। उसके बाद जयदेव की बात करें तो जयदेव संस्कृत के कवि हैं। किसके? संस्कृत के एक कवि हैं जयदेव, वो भी किससे जुड़े हुए हैं? मिथिला यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। और 12 से 15वीं शताब्दी के बीच में ये क्या है, मिथिला यूनिवर्सिटी हमको देखने को मिलती है इसमें। अब अगर हम बात करें नादिया की, किसकी? नादिया की। तो ये जो नादिया यूनिवर्सिटी है वो गंगा और जलंगी नदी हैं दो। कौन सी? गंगा और जलंगी नदी है। जलंगी एक बेसिकली लोकल रिवर है, कहाँ की? बंगाल की ये लोकल रिवर है। जब ये बंगाल की लोकल रिवर जलंगी मिलती है गंगा से, तो उसी मुहाने पर या उसी संगम पर हम कह सकते हैं, मुहाना समुद्र में जब गिरती है उसको कहते हैं, तो उस संगम पर क्या है, नादिया यूनिवर्सिटी हम जिसको कह सकते हैं। ये नादिया नाम से अभी भी एक बंगाल में आपको क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट, एक प्रांत देखने को मिलेगा, जहाँ पर नादिया एक शहर है या डिस्ट्रिक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। गीत गोविंद की अगर हम बात करें जो जयदेव के द्वारा लिखा गया, तो जयदेव जो गीत गोविंद के रचयिता हैं वो क्या हैं, नादिया यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। नादिया यूनिवर्सिटी के क्या हैं, टीचर हैं। इनको आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या है, वो संस्कृत के कवि हैं जयदेव, वो किससे हैं, मिथिला से। और ये गीत गोविंद लिखने वाले जो जयदेव हैं वो किससे हैं, नादिया से। इसके बाद में अगर आए तो
सलोट की कुछ यूनिवर्सिटीज़ के कुछ जगहों के नाम अजीब से हैं, तो आप सोच सकते हो कि ये अजीब सा नाम हमको पढ़ने में अगर मुश्किल हो रही है नॉर्थ वालों को, तो ये गारंटीड कहाँ से होना चाहिए, साउथ से होना चाहिए। तो ये साउथ कर्नाटक में यूनिवर्सिटीज स्थापित है जिसका नाम क्या है, सलोट की। इसमें 27 हॉस्टल हैं और कृष्ण थर्ड ने इसको क्या है, बनवाया है। कृष्ण थर्ड ने क्या है, इसको बनवाया है। अब एक और आखिरी यूनिवर्सिटी आती है एन्नई राम। एन्नई राम, तो इस एन्नई राम यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, ये तमिलनाडु में है। बोर्डिंग और ट्यूशंस 340 लोगों को, यानी कि निवास और प्रशिक्षण देती है ये कितने, 340 स्टूडेंट्स को। 340 स्टूडेंट्स इसमें क्या है, पढ़ते हैं। तो ये क्या है, अब तक हमने पढ़ा एंशिएंट यूनिवर्सिटीज़, यानी कि प्राचीन भारत के विश्वविद्यालय जहाँ पर शिक्षा को क्या है, प्रसारित किया जा रहा है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी की तरफ हस्तांतरित या मूव किया जा रहा है। तो ये यूनिवर्सिटीज रही। आगे हम पढ़ेंगे मॉडर्न एजुकेशन का जो एवोल्यूशन है, वो क्या पढ़ेंगे, एवोल्यूशन पढ़ेंगे। और उसके बाद कुछ इनिशिएटिव्स पढ़ेंगे। एवोल्यूशन में बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ चार्टर्स जो है वो उनका ईयर पढ़ना होगा, क्या सिर्फ और सिर्फ ईयर पढ़ना है, उसमें अंदर डीप जाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या हैं शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, फ्री एंड क्वालिटी इनिशिएटिव्स क्या लिए गए हैं, तो उसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। और यहाँ तक के लिए वीडियो के देखने के लिए भाई सब्सक्राइब और आप लोगों को ज़रूर करना है चैनल को, अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो। उसके बाद मिलते हैं अगली क्लासेस में, और यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू भाई, धन्यवाद, और विश यू ऑल दी बेस्ट।